जितने भी स्कैम्स होते हैं हमने वो एक चीज़ आप देखोगे कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार की भी उसमें भागीदारी होती है। जो भी लोग हैं, चाहे वो सहारा ग्रुप की बात कर लो, शारदा कर लो, रोज वैली, स्पीक एशिया, जितने भी आप इस तरह के देखोगे, जितने स्कैम्स हुए आज तक जो हजारों करोड़ों में हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि इन्होंने शुरू में सरकार का ट्रस्ट जीता है। सबसे बड़े स्कैम की बात करेंगे तो आपको सहारा स्कैम मिलेगा, जिसका डेटा 11,000 करोड़ से लेकर 24,000 करोड़ रुपए के बीच में। कोई भी मुझसे आके कह रहा है कि हम 30 दिन, 40 दिन, 1 साल या 2 साल में कह रहा है पैसे डबल कर देगा, तो हमें इतनी समझ हो कि हम सोचे कि क्या ये संभव भी है। इतने बड़े बड़े जो घोटाले होते हैं, ये पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं। एमएलएम का एक इतना बड़ा जो ग्रुप होता है, एक बहुत बड़े ग्रुप के माध्यम से लोग मार्केट में उतरते हैं, जिनके माध्यम से आपको जाल में फंसाया जा सके। तो इन लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, तो कोई कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ भी। बिल्कुल बनना चाहिए सर, ये समय की सबसे बड़ी मांग है। एफएनओ की वजह से एक साल में मिडिल क्लास फैमिली से 57,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं। 370 जैसा मामला अगर सुलझा सकती है भारत सरकार, तो ये तो उसके सामने बहुत छोटा मामला है सर। हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते सरकार को कुछ पता नहीं होता, बस वो है सरकार आपको नहीं बताना चाहती है। आपको तब बताएगी जब घटना घटित हो जाएगी, ताकि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से चप्पल भी नहीं चोरी हो सकती, कि हम भूखे नंगों का देश है। तो ऐसे में सबको अपना हिस्सा चाहिए। स्कूलों में कहीं ना कहीं या कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे तो फाइनेंशियल लिटरेसी का सब्जेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। फाइनेंशियल लिटरेसी शुड बी पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम एंड कॉलेज करिकुलम। जो आम भोली भाली जनता, उसको या तो प्रारंभ पता है या तो मध्य पता है, अंत नहीं पता है। ऋषि मुनियों का देश कहे जाने वाले भारत को अगर आज घोटालेबाजों का देश कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेता तो नेता, अब आम लोग भी कंपनियां बनाकर चिट फंड के नाम पे लोगों को लूटते जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, कोई 27,000 करोड़, कोई 24,000 करोड़। भारत है स्कैमों का देश बनता जा रहा है। तो इतने बड़े स्कैम कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कौन कौन से लोग इसके पीछे होते हैं, इन तमाम मामलों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक दुबे जी, जो अर्थशास्त्री हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पहले तो बात करेंगे कि कौन कौन से बड़े घोटाले हुए हैं। तो दुबे जी स्वागत है पहले तो डेली इंडिया न्यूज़ पे आपका। तो दुबे जी, कौन कौन से बड़े घोटाले हुए हैं? अभी ताज़ा तो जो है अबाकस का चल रहा है, आईटी के नाम पर वो घोटाला करते जा रहे हैं, डाटा सेंटर, क्लाउड स्पेस, वर्चुअल क्लाउड स्पेस, तो जिनको मेरे को लगता है कि भारत के लोग जानते भी नहीं होंगे ये क्या चीज़ है, उस पे लोगों से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो कैसे होता है ये सब कुछ? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, हमें कुछ चीज़ें बड़ी कूल लगती हैं। आईटी नाम जब 2003, 4, 5 में भारत में आया, हालांकि 1985 से 84 से हम कंप्यूटर, 86-87 कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आईटी नाम जब बूम किया 2003, 4, 5, 7, 8 में, सबको सिर्फ ये पता आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, कैसे वर्क करती है, इसमें बैकएंड पे क्या क्या चीज़ें काम करती है, कुछ भी नहीं पता। हमें बस करना क्या होता है, जिसको स्कैम करना उसको क्या करना होता है, कुछ भारी भरकम शब्द जैसे आपने प्रयोग किया, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्वर, दिस एंड दैट। तो इसमें ये सच है कि कुछ तो, जैसे AWS सबसे बड़ा सर्वर कह लीजिए अमेजन का जो है, और सर्वर्स जो हैं, अब है क्या, चूँकि सरकार भी इसके आसपास की कोई न्यूज़ दे देती है। जैसे अगर आपको पता होगा 2021 या 22 की बात है कि 22 लास्ट में जहाँ तक नोएडा में इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है, ये सच है। लेकिन वो एक न्यूज़ कितने लोगों को स्कैम करने का मौका देती है ये नहीं पता चलता है, क्योंकि एक न्यूज़ आ गई ऑफिशियल सरकार की तरफ से, हम डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब वहाँ से लोगों का दिमाग खुलता है, अब तो हम स्कैम भी कर सकते हैं भाई, तो चलो इसी के नाम पे लोगों से पैसे हट। अब आम जनता का क्या है, आम जनता के सामने आए, भारी भरकम शब्द फेंका कि हम ये कर देंगे, हम तो ये कर रहे हैं साहब, आप पैसे दे दो, हमको रिटर्न भी दे देंगे। जनता को लगता है ठीक है, अच्छा आदमी है, और सरकार भी तो ये काम कर रही है। एक जो इसमें बहुत तगड़ा गेम खेला जाता है
कि सरकार को भी इनडायरेक्टली उसमें कहा जाए एक पार्ट बना लिया जाता है। कैसे कि देखो जी ये लगा है और इसमें हमें ठेका मिलने वाला है, या अपना पैसा हम सरकार के भी काम में लगा रहे हैं। सरकार लगा रही डाटा सेंटर, वहाँ लगाएगी। जनता को लगता है सरकार है तो भरोसे की बात है, पैसा लगा दो। अब देखो जितने भी स्कैम्स होते हैं, हमने वो एक चीज़ आप देखोगे कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार की उसमें भागीदारी होती है। ये बात शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन सत्य यही है। ना प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से सरकार भी वहाँ है। क्यों? क्योंकि जिनको भी जो भी लोग हैं, चाहे वो सहारा ग्रुप की बात कर लो, शारदा कर लो, रोज वैली, स्पीक एशिया, जितने भी आप इस तरह के देखोगे, जितने स्कैम्स हुए आज तक जो हजारों करोड़ों में हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि इन्होंने शुरू में सरकार का ट्रस्ट जीता है और जनता को लगता है कि अगर ये सरकारी प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं, इसका मतलब भरोसेमंद लोगों, चलो निवेश कर दो। भाई अगर पिछले 1-2 दशकों में आप सबसे बड़े स्कैम की बात करेंगे तो आपको सहारा स्कैम मिलेगा, जिसका डेटा 11,000 करोड़ से लेकर 24,000 करोड़ रुपए के बीच में है। सर कितना बड़ा डेटा सोचो। अब क्यों कर पाए? सहारा श्री सुब्रत राय, वो लाइफस्टाइल, लखनऊ में हर साल सहारा महोत्सव का होना, और क्या बोलते हैं क्रिकेट टीम स्पॉन्सर कर रहे हैं। जब सहारा महोत्सव होता था शायद ही कोई बड़ा नेता होता था, लगभग हर पार्टी से, किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते, हर पार्टी के नेता वहाँ पहुँच रहे हैं। जनता को लगा नहीं है, बंदा तो जेन्युइन है, ये निवेश कर दो। अब अब बाद में बंदा क्या करेगा ये तो नहीं पता है। तो दुबे जी, समय समय पे जो स्कैम का तरीका है वो भी बदलता रहता है। तो एक स्कैम हुआ था कभी सरहंद की धरती पे, जनता स्कीम आई थी वो, तो 40 दिन में लोगों के पैसे डबल कर देते थे। तो उसके बाद स्कैम करने का तरीका बदला, पर्ल आई, सहारा आए, तो इन लोगों ने, गोल्डन फॉरेस्ट आया, इन लोगों ने RDFD के नाम पे पैसा लूटना शुरू किया। तो सरकार को समय समय पर लोगों को इन सब खतरों से, जो इकोनॉमिक, जो ये वॉर ही कह लीजिए या इकोनॉमिक अटैक ही कह लीजिए, क्योंकि आम जनता के पॉकेट पे अटैक है, तो सरकार, वेलफेयर सरकार है भारत की, तो कुछ तो जिम्मेवारी बनती है। सरकार तो सर देखो, अब इसका एक तरीका है जिसको कहा जाए फाइनेंशियल लिटरेसी, वो तो है नहीं सर, कि हमें इतनी समझ तो खुद से होनी चाहिए कि यदि हम, कोई भी मुझसे आके कह रहा है कि हम 30 दिन, 40 दिन, 1 साल या 2 साल में कह रहा है पैसे डबल कर देगा, तो हमें इतनी समझ हो कि हम सोचे कि क्या ये संभव भी है। भाई मशीन तो सामने वाले ने नहीं लगाया है, कहीं अगर आपसे पैसा ले रहा तो भी कहीं जाकर निवेश ही करेगा। कौन सा ऐसा व्यापार है, कौन सा ऐसा व्यापार है? तो सर एक बड़ी समस्या यही है। जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखो और हमें देखो, वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है, एक जो हमारे यहाँ से ख़त्म हो रही है एक चीज़ कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है कि हम अपने बाहुबल पे भरोसा, हम पैसे बना लेंगे। हम अपना पैसा दूसरों के हाथ में दे के सोच रहे हैं कि ये पैसा मुझे डबल करके देगा, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी सर? सरकारें तो कोशिश कर रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझे कि मेरा पैसा है और मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसे कैसे निवेश करूँगा। ये आज सुबह हमारे पास एक व्यक्ति आए थे जिनका पैसा जो है किसी कंपनी ने लूट लिया ही कहूँगा, क्योंकि उनको भरोसे को भी लूटा गया। 3,80,000 रुपये का उन्होंने निवेश किया। वैसे वो PhD की डिग्री हासिल किए हुए हैं और 7वीं फेल से लुट गए। तो लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है, जो आम लिटरेसी से ज़्यादा। तो इतने बड़े बड़े जो घोटाले होते हैं, ये पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, मेरे को लगता है कि उनकी शय से या उनके अपने जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, बेनामी कंपनीज बना के, मेरे को लगता है कि शायद वही फ्रॉड करते होंगे। सत्य है, इसमें हम इस बात को पूर्णतः खारिज भी नहीं कर सकते सर कि ऐसा नहीं होता है। अब देखो, जैसे आपने कहा कि पैसा लूटा गया, मैं इस बात से थोड़ा डिफर करूँगा। पैसा लूटा नहीं गया, आप गड्ढे में फेंक के आए हो सर। कोई भी वो, कोई अपने आप को अगर बहुत जानकार बन रहे, पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप गड्ढे में फेंक के आओ, क्योंकि आपने बिल्कुल भी जांच नहीं की, उस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। सर आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, हर कंपनी की हर एक इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स पे पड़ी है। सेविक वेबसाइट पे चले जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चले जाइए, सब कुछ पड़ा हुआ है। हम क्यों नहीं देख रहे हैं? तो उसका कारण ये है कि ये जो कंपनी वाले हैं, कंपनी वाले तो चलो लूट करते ही करते हैं,
अगर मैं बात करूं तो MLM का एक इतना बड़ा जो ग्रुप होता है, एक बहुत बड़े ग्रुप के माध्यम से लोग मार्केट में उतरते हैं। तो वो ग्रुप के जो लीडर होते हैं, अपने आप को कोई डायमंड बताता है, कोई डायरेक्टर बताता है, कोई कुछ बताता है, वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं और उन लोगों को ढूंढते हैं जिनके माध्यम से आपको जाल में फंसाया जा सके। तो इन लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। तो कोई कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ भी। बिल्कुल बनना चाहिए सर, ये समय की सबसे बड़ी मांग है। जिस तरह से ये मशरूम के जैसे ये MLM कंपनीज, इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, आए दिन अगर आप छोटे लेवल पे जाके देखोगे तो आए दिन आपको कोई ना कोई एक प्रताड़ित व्यक्ति मिल जाएगा जिसके कुछ हज़ार डूब गए, किसी कुछ लाख डूब गए। तो सरकारों को इस पर गहन विचार करना चाहिए कि हाँ, इसके लिए एक और प्रॉपर रेगुलेशन लेके आने चाहिए। सर, दुखद ये है कि अभी इन सारी चीज़ों के लिए कोई प्रॉपर डायरेक्शन या प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। जिसको जैसे मन कर रहा है वैसे चला रहे हैं। तो सरकार, आखिर क्या आप गांधारी बने हुए हैं? आँख की पट्टी कभी तो उतारोगे और देखोगे भाई एट द एंड ऑफ डे। आखिर सर, शेयर मार्केट में जो चल रहा, अभी कुछ दिन पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का एक बयान आया कि FNO की वजह से एक साल में मिडिल क्लास फैमिली से 57,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं। सोच रहा कितना बड़ा डेटा है। कुछ देश की इकॉनमी इतने में सुधर जाए, 57,000 करोड़। और फिर भी तो उस पे बात हो रही। तो ऐसे जो मामले, इन्हें भी अगर साल में जोड़ दोगे तो ये भी उसी के आसपास पहुंचेंगे सर। ये भी स्कैम्स अगर जोड़ेंगे तो ही 50-60,000 करोड़ पहुंचेंगे। इस पे बात क्यों नहीं हो रही है? तो यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है? कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट है, क्या रीज़न है इसके पीछे? किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर सकते और पॉलिटिकल विल की कमी तो है नहीं। तो अगर हम बड़े बड़े मामले सुलझा सकते हैं सर, इसका छोटा सा एग्जांपल, 370 जैसा मामला अगर सुलझा सकती है भारत सरकार, तो ये तो उसके सामने बहुत छोटा मामला है सर। क्या हो जाएगा? कुछ बिजनेसमैन आपसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन जनता के पास पैसे तो बचेंगे ना। जनता के पास पैसे होंगे, सही जगह पर लगाएगी, डिमांड क्रिएशन होगा, आपको टैक्स मिलेगा, फिर भी हम अर्थव्यवस्था बचा लेंगे। लेकिन अगर कुछ लोगों को बचाने के लिए, कथित रूप से कुछ लोगों को बचाने के लिए आप निर्णय नहीं ले रहे हो, तो जनता के साथ एक खुद में कितना बड़ा धोखा है। और जनता कब इस बात को समझेगी, ये तो सर सोच के भी डर लगता है कि भाई कब सुधरोगे आप। जनता तो सोचेगी। मैं जैसे एक मामला बार बार उजागर किया मैंने अबाकस का, तो जनता तो चलो ठीक है, उसको जानकारी नहीं हो सकती है, पर जो हमारी राज्य सरकारें हैं उनके पास तो इतनी बड़ी IAS ऑफिसर्स की टीम होती है, थिंक टैंक्स होते हैं, IB, CID और कितनी एजेंसीज होती हैं। अगर उनको मालूम नहीं पड़ता कि जो कंपनी पे वो ट्रस्ट करके जिसको वो डाटा सेंटर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जिसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं IAS ऑफिसर, बड़े बड़े IAS ऑफिसर, तो आम भोली भाली जनता का क्या कसूर है जी, जब सरकार को ही नहीं पता लग रहा इन लोगों का मॉडस ऑफ ऑपरेंडी। सर, मैं यहाँ एक थोड़ी बड़ी बात बोल दूँ, सरकार को सब पता होता है सर। हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते सरकार को कुछ पता नहीं होता। बस वो है, सरकार आपको नहीं बताना चाहती है। आपको तब बताएगी जब घटना घटित हो जाएगी। अरे हमें तो पता ही नहीं था। सर, आपको कैसे नहीं पता था? आपके सर एक बहुत 10-12 साल पुराने उसका भी सिक्वल आ रखा, सिंघम में एक बड़ा प्यारा डायलॉग है, कहता है कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से चप्पल भी नहीं चोरी हो सकता। और प्रशासन से बड़ा गुंडा बदमाश कोई होता नहीं है सर। सत्ता से बड़ा कोई गुंडा बदमाश नहीं है कोई। तो वो अगर अपनी पे आ जाए तो कल ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने भी कहा, विल पावर की कमी है। हम नहीं ये निर्णय ले रहे हैं और ना ही जनता को जागरूक कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि जागरूक हो जाएगी जनता तो फिर निवेश नहीं करेगी, तो ऐसे स्कीम चलेंगे कैसे सर? तो कहीं ना कहीं नज़र यही आता है कि वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिशरी लग रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियन है इन मामलों में कहीं ना कहीं। तो शायद उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, वो कहते हैं जनता लुटती है तो लुटने दो, हमें तो अपनी जेबों भरने से मतलब है। सर, जब करप्शन की बात आती है, स्कैम की बात आती है, मैं आपको 1952, 53, 54 में ले चलना चाहूँगा। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत में ग्रामीण विकास के लिए एक योजना लाई गई थी, सामुदायिक विकास योजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम। उसमें यह था कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस चीज़ की ज़रूरत हो बस पैसे दे दो और ग्रामीण जनता को कार्य करने दो। और सर, आपको जान के आश्चर्य होगा, वो स्कीम अमेरिका से हमने प्रेरित होकर ली थी और USA में जब स्कीम वो लागू हुई थी 90% सफल थी।
भारत में उतनी ही सफल हुई जितनी वहाँ बची थी, 10%। जी। बाकी पैसा खा गए लोग। तो मैं एक बात बोलता हूँ, अक्सर लोगों को ये बात बुरी लग जाती है कि हम भूखे नंगों का देश है। तो ऐसे में सबको अपना हिस्सा चाहिए, सबको जल्दी अमीर बनना है। तो भाई ठीक है, नहीं सीधे तरीके से, गलत तरीके से ही बनना तो है। ऐसे ही घटनाएं घटती रहेंगी जब तक हम वो सर है ना कि अभी कहीं पढ़ा रहा था, या आज की न्यूज़ है सर, बुद्धिस्ट काउंसिल चल रहा है दिल्ली में, हमारे राष्ट्रपति महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया है कि बुद्ध दुनिया को एक नया दिशा दे सकते हैं। अब बुद्ध की बेसिक फिलॉसफी क्या है? आत्मसंतोष। वो तो है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं? ये घटनाएं घटित होती रहेंगी, जनता परेशान होती रहेगी, अधिकारी सत्ताधीश मलाई काटते रहेंगे, ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी। हमारे आप कैसे कुछ पागल बात करते रहेंगे, जनता कुछ सुनेगी, थोड़ी सी मोटिवेट होगी, फिर उसको तीसरा व्यक्ति चौथे तरीके से कुछ समझा देगा, फिर निवेश कर देगी। तो क्या कर सकते हैं सर, इसमें चलता रहेगा ये। तो स्कूलों में कहीं ना कहीं या कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे तो फाइनेंशियल लिटरेसी का सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। अभी मैं कहीं चर्चा कर रहा था, एक न्यूज़ भी आई थी कि फाइनेंशियल प्लानर्स इंडिया में है ही नहीं। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। फाइनेंशियल लिटरेसी शुड बी पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम एंड कॉलेज करिकुलम। एक इसका सब्जेक्ट लॉन्च होना चाहिए कि भाई, चाहे वो शेयर मार्केट की बात हो रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, आने वाले टाइम में एक सब्जेक्ट होगा ये, लेकिन इम्प्लीमेंट हो जाए तब तो। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला देने से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि इंप्लीमेंट करने वाले तो पुराने वाले ही हैं। तो इंप्लीमेंट होने में एक पीढ़ी लग जाएगी सर। तो वो हम जहाँ खड़े हैं वो ट्रांजिशनल फेज पे खड़े हैं, यहाँ चीज़ें सुधार करते करते एक पीढ़ी बीत जाएगी, तब शायद जनता को समझ में आए। जब हम शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे स्वतंत्रता का, तब शायद जनता को समझ में आए कि नहीं, इन चीज़ों से अब आगे बढ़ा जाए, और शायद कुछ सुधार की संभावना है सर, कर सकते हैं। जो क्रुक्स होते हैं, जो ऐसे MLM कंपनियां बनाने वाले लोग हैं, तो शायद वो उनसे और एडवांस हो जाएंगे, कोई नया तरीका ले आएंगे, कोई रॉकेट साइंस ले आएंगे उनको लूटने के लिए। हाँ, ये इस संभावना को भी खारिज नहीं कर सकते। लेकिन अगर जनता समझदार हो गई और जनता को ये समझ में आया कि नहीं, वो देखो है क्या सर, 3 पहलू होते हैं, शुरुआत, मध्य, अंत। अगर अभी क्या हो रहा है कि हम सिर्फ शुरुआत का सोच पा रहे हैं, कुछ लोग मध्य सोच रहे हैं, जब हम अंत भी सोचने लगेंगे कि ये जो बात कह रहा है ये अंत कहाँ तक जाएगा, जब वहाँ तक का थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा, शायद इन ग्रुप्स को हम सुनना, इनको मानना बंद कर देंगे। हमने भी देखा, हमारे पास ही बहुत लोग आते हैं कि सर ये लीडर है ये, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अब वो समझ आ गई कि अंत कहाँ होगा ये, हम उसमें नहीं पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं। जो आम भोली भाली जनता, उसको या तो प्रारंभ पता है या तो मध्य पता है, अंत नहीं पता है। तो जब वो समझ आएगी, सबको उस अंत का ज्ञान होने लगेगा, समझ आने लगी, अच्छा ये यहाँ जाएगा तो फिर तो मेरा पैसा डूबने वाला है, तो धीरे धीरे ये कम होगा सर। लेकिन सर सब कुछ समय पर है, समय के साथ ही ठीक होगा। अब जहाँ इस तरह के घोटाले हुए, हम ये चाहें कि कल सब कुछ बंद हो जाए, ये तो सर संभव नहीं है। सबके वो कहा जाए कि जुबान पे जो स्वाद लगा हुआ है, तो वो स्वाद जाने में समय लगेगा जी। हाँ। तो जल्दी अमीर होने का जो स्वाद लगा है लोगों के दिलों पे, जबान पे, लोग उससे छूट नहीं रहे हैं, उससे पार नहीं पा रहे हैं। तो जैसे दुबे जी ने कहा कि लोगों को ये जो स्कैम्स हैं, MLM हैं, जो स्वप्न दिखाए जाते हैं, वो शुरुआत और मध्य तक ही लोग सोच पाते हैं। अगर उस स्कीम के अंत के बारे में जिस दिन उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, उस दिन वो अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई को बचा लेंगे। तो ज़रूरत है सोचने की, ज़रूरत है फाइनेंशियल अवेयरनेस की, और सरकारों को स्कूल लेवल से फाइनेंशियल अवेयरनेस का सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए, ताकि जनता को ऐसे स्कैमों से बचाया जा सके। कैमरामैन लखवीर के साथ दुर्गेश गाजरी, डेली इंडिया न्यूज़, मोहाली।